हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल बेसिस फॉर हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड एंड बेसिस ये देखेंगे, जो कि हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। इसके अंदर हम इससे पहले हार्डनेस और सॉफ्टनेस होती क्या है एसिड बेस की वो पढ़ चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि कठोरता और एवं मधुरता का सैद्धांतिक आधार क्या होता है। इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको स्लाइड में दिखा रखा है, इसकी 3 परिकल्पनाएं दी गई। पहला दिया गया सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, दूसरा पाइबंद सिद्धांत, तीसरा पीटरसन सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत है उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का मतलब यही होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन में आकर्षण प्रतिकर्षण जो बल होता है उसके बाद बनने वाले बंधों को वो किस तरीके से अपनी इस व्याख्या में शामिल करेगा, ये इस सिद्धांत में बताया गया है। तो इस सिद्धांत के अनुसार कठोर पारस्परिक क्रिया को मुख्य रूप से स्थिरवैद्युत अथवा आयनिक पारस्परिक क्रिया समझा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिक्स अट्रैक्शन फोर्स जो होती है वो हमेशा जो एक इलेक्ट्रोफोर्स अट्रैक्शन लगने के बाद एक कठोर बंध बनता है, या हमें ये कहूँ कि वो एक आयनिक बंध बनता है। ठीक उसी तरीके से कठोर जो अम्ल क्षार होंगे उनके बीच में भी बहुत स्ट्रॉन्ग बंध पाया जा रहा है। यहाँ पर प्रियसन की धारणा की HSB प्रिंसिपल के अनुसार तो उन्होंने इसको कुछ इसी बंध के रूप में समझाने की कोशिश करी है। उन्होंने ये भी कहा है, इस सिद्धांत में ये भी कहा गया है, क्योंकि विद्युत आकर्षण ऊर्जा आयनों के मध्य की दूरी के प्रतिलोमानुपाती होती है। जितने छोटे आयन होंगे उनके बीच उतनी ही अधिक आकर्षण होगा। इसका मतलब हम जानते हैं कि जो भी कठोर अम्ल या कठोर क्षार होते हैं वो छोटे होते हैं, और छोटे होने के कारण उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और अट्रैक्शन होने की वजह से वो एक दूसरे के पास आएंगे और उनके बीच में इलेक्ट्रोफोरेसिस आकर्षण लगेगा और उनके बीच में आयनिक बंध बन जाएगा। क्योंकि कठोर अम्ल और क्षार जो होते, कठोर अम्ल जो होंगे उसमें D कक्षक होते हैं जो कि खाली होते हैं, जबकि कठोर क्षार जो होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकते होते हैं, जिससे कठोर अम्ल और क्षार के मध्य बंधन मुख्य रूप से आयनिक होता है। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो क्रिया है वो बिल्कुल वैसी ही हो रही है जो किसी आयनिक बंध के बनने में होती है। और हम जानते हैं मृदु अम्ल और मृदु क्षार जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं। इसके कारण उनके मध्य की जो पारस्परिक क्रिया है वो मुख्य रूप से सहसंयोजी होती है। तो इस वाली धारणा में यही बताया गया है कि जिस तरह से एक आयनिक बंध या कोवलेंट बंध बनने के लिए जो मेन प्रिंसिपल हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक वही प्रिंसिपल हम कठोर क्षार, कठोर बेस और मृदु क्षार और मृदु क्षार अम्ल के साथ जो क्रियाविधि लग रही है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये इसी क्रम में रहने या इसी वरीयता में रहना पसंद करेंगे। उसके पीछे का जो कारण है वो यही है कि वो भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्रिया करते हैं जैसे कि कोई आयनिक बंध या सहसंयोजक बंध में होती है। सभी मृदु अम्ल वे संक्रमण धातु आयन हैं जिनमें 6 या अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनका डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। मतलब जितने भी मृदु अम्ल होंगे उनके अंदर डी इलेक्ट्रॉन जरूर पाए जाएंगे, क्योंकि इनके ध्रुवण क्षमता अधिक होती है। और आप ये जानते हैं जिसमें डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो अच्छे से पोलराइज हो पाएंगे, क्योंकि कोई भी उनके पास छोटे आकार का धनायन आएगा तो वो अंदर तक जा पाएगा। इसके अतिरिक्त मृदु लिगेंड क्षार बड़े आकार के होते हैं, जिससे उनकी ध्रुवीयता काफ़ी अधिक होती है। ठीक इसी तरीके से जो क्षार होंगी उसकी भी अधिक होती है। इसी बात को मिसोने ने अपनी एक समीकरण के द्वारा समझाने की कोशिश करी, जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। इस समीकरण में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है PK = -log K = AX + BY + C। जो ये C है यहाँ पर ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है ताकि इन सभी जो हम मान रखने के बाद इन सब की जो वैल्यू आएगी वो एक ही स्केल पे आ सके, ऐसी कोई वैल्यू हम यहाँ इसकी रख देते हैं। और जो K है वो धातु लिगेंड संकुल के वियोजन का साम्य स्थिरांक है। X और Y जो है वो मेटल के पैरामीटर्स हैं, A और जो B हैं वो लिगेंड के पैरामीटर्स हैं। अब इस समीकरण में वैल्यूज़ रखने के बाद इन्होंने मिसोने ने देखा
कि जो कठोर अम्ल आएंगे उसकी जो वैल्यू आएगी, जैसा कि मैंने लिख रखा है, लेस देन और इक्वल टू 2.8 आएगी, और जो मृदु अम्ल होंगे जो उनकी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 3.2 आएगी, और जो बीच के लिमिटिंग एजेंट्स होंगे, लिमिटिंग एसिड बेस होंगे, उनकी जो वैल्यू है वो 2.8 से 3.2 के बीच में आएगी। अब जो यहाँ मैंने एक सीरीज़ बना रखी है, इसमें आप देख भी पा रहे होंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर है जो कि लिथियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, आप जानते हैं कि लिथियम जो होता है वो बहुत छोटा होता है। अगर वो छोटा है तो वो कठोर है, और अगर कठोर है तो उसकी जो वैल्यू है वो 2.8 से कम आनी चाहिए, और यहाँ पर जो हमने वैल्यू लिख रखी है 0.36 है, इसका मतलब वो कम आ रही है। और जो सबसे लास्ट इस राइट हैंड साइड पे लिख रखा है कोबाल्ट+3, वो मृदु है, उसकी वैल्यू 2.98 आ रही है। इसका मतलब ये है कि इन सब की जो वैल्यूज़ है वो उसी अकॉर्डिंग आती है जैसे कि मिसोनो ने अपनी समीकरण से निकाला था। तो ये तो एक बात हुई कि हम किस तरीके से मृदु क्षार या कठोर अम्ल को डिफाइन कर सकते हैं और उनके बारे में अपने कुछ फैक्ट्स को दे सकते हैं। सेकंड जो फैक्ट दिया गया वो इसी तरीके का दिया कि जैसे ये सीरीज़ मैंने बना रखी है SN+2 से लेके AU+2 तक, इसमें भी आप देख रहे हैं कि लगातार जितने भी जो चीज़ें हैं उनकी वैल्यूज़ बढ़ रही है, और जो उनकी वैल्यूज़ है 5.95 तक जा रही है। ये सब के सब मृदु कैटेगरी में आते हैं या सॉफ्ट कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से जो हम बी लिगेंड पैरामीट्रिक भी कठोर क्षार के मृदु क्षार तक बढ़ता है। जैसे हमने यहाँ पर A के लिए बात करी है, उसी तरीके से अगर हम बी के लिए बात करें तो वो भी कुछ इसी तरीके से पड़ता है। नीचे मैंने जैसे लिखा हुआ है OH नेगेटिव NHCl नेगेटिव, आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। मतलब क्षार के लिए सबसे कम 0.4 है, और एंड तक जहाँ H2O32 नेगेटिव के लिए है वहाँ 12.4 तक चली जाती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जा रही है उस कंडीशन में वो उतना ही सॉफ्ट कंसिडर किया जा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो इन्होंने दिया उसके अंदर कुछ नहीं है, यही बात कही गई है कि कोई भी चीज़ जैसे आयनिक और कोवलेंट में रिएक्ट करती है, ठीक उसी तरीके से कठोर कठोर और मृदु मृदु रिएक्ट करते हैं। और एक इन्होंने अपनी एक इक्वेशन ली जिसमें अलग अलग पैरामीटर्स को रख कर एक वैल्यूज़ निकाली, और उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि पर्टिकुलरली जो भी कठोर होंगे उनकी वैल्यू एक पैरामीटर से कम आएगी, और जो सॉफ्ट होंगे उनकी वैल्यू एक पैरामीटर के बाद ज़्यादा आएगी। इसी तरीके से सेकंड सिद्धांत जो दिया गया वो दिया गया पाए बंद सिद्धांत। इस सिद्धांत के नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर पाए बंद बनता होगा। इस सिद्धांत का सफलतापूर्ण मृदु मृदु पारस्परिक क्रिया को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बेसिकली मृदु मृदु को समझाने के लिए लिया जा रहा है। इसके अंदर मृदु मृदु पारस्परिक क्रिया में पाए बंधन का योगदान होता है। हम जो इसके बारे में बात करेंगे वो यही बात करेंगे कि जो सॉफ्ट आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं उसके अंदर पाए बंद कैसे बन पा रहा है। तो अगर आप ध्यान दें, जो हमने फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स में बताया उसमें हमने आपको यही बोला है कि वही लोग मृदु कैटेगरी में होते हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, और अगर किसी के पास साइज़ बड़ा होगा तो डेफिनेटली जो उसके बाद के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में पाई बॉन्डिंग बना लेते होंगे। बस यही बात इस सिद्धांत में कही गई है। मैंने इसमें आगे लिखा है पाई बंधन शीघ्रता से उन धातुओं में बनता है जिनमें निम्न ऑक्सीकरण संख्या तथा डी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। देखिए इसमें भी यही लिखा हुआ है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम है इसका मतलब डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और मृदु अम्ल इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। हम ये बात जानते हैं कि जितने भी मृदु अम्ल होते हैं उनमें डी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कम होता है। पाए बंधित लिगेंड जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉस्फीन, फॉस्फाइड और भारी हैलोजन मृदु क्षार हैं। ये जितने भी जो लिगेंड्स हैं ये जैसे ही इन मृदु के पास आएंगे तो इनके साथ ये मिलकर पाई बॉन्डिंग बना लेंगे, और चूंकि लिगेंड भी मृदु है और जो हमारे डी इलेक्ट्रॉन जिनके पास है मेटल्स वो सब भी मृदु हैं, तो ये आपस में मृदु एसिड और मृदु बेस के रूप में रिएक्ट करते हैं और आपस में पाई बॉन्डिंग के थ्रू बंध जाते हैं। तो जो पियर्सन ने कहा था कि पाई जो सॉफ्ट है वो आपस में एक दूसरे को प्रायोरिटी देगा और बंद बनाना पसंद करेगा, तो वो उसने
इसी बेसिस पे कहा है, क्योंकि जो जो मृदु एसिड होगा वो डेफिनेटली उसके पास डी कक्षक होंगे और डी इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो हमारे पास यहाँ पर जो लिगेंड आएंगे उन सब के पास वो वही लिगेंड होंगे जो पाई बॉन्डिंग बनाना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब उनके पास खाली इलेक्ट्रॉन खाली कक्षक होंगे। तो ये जो एसिड होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन इनको शिफ्ट कर देगा। CO तथा एथिलीन को छोड़कर लिगेंडों में डी कक्षकों की उपस्थिति पाई बंधन को बढ़ा देती है, क्योंकि जितने भी हमने लिगेंड्स के एग्जाम्पल दिए हैं उन सब के पास खाली डी कक्षक हैं, और अगर उनके पास खाली डी कक्षक हैं तो डेफिनेटली वो अपने लिगेंड से जो कि बड़े आकार में है उनके इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेगा। अतः द्वितीय आवर्त सारणी के तत्व FON इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया से बाहर रहते हैं, अर्थात पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। सिर्फ इन लिगेंड्स को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो पाई बॉन्डिंग बनाते हैं। और आप जानते हैं कि हमने ये ऑर्डर फर्स्ट सेकंड लेक्चर लिए हैं उसमें बताया है कि ये वाले जो होते हैं वो कठोर होते हैं, और इनसे जो रिएक्ट करने का जो मैंने आपको एक विलियमसन इरविंग श्रेणी बताई थी उसके अंदर मैंने बताया है कि जो मृदु होता है वो इनसे किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक उसी बात को इन्होंने यहाँ पर पाई बंद में रखा है। इसके बाद जो थर्ड थ्योरी आती है वो आती है पीटरजेट सिद्धांत। इस सिद्धांत में ये कहा गया कि जब लंदन और वॉन डर वाल्स बलों का सिद्धांत मृदु पारस्परिक क्रिया की व्याख्या करता है। आप जानते हैं कि जो लंदन फोर्स और वॉन डर वाल्स फोर्सेस होती है वो दोनों ही फोर्सेस भी डायपोल अट्रैक्शन और इनके बीच में लगती है। ठीक उसी तरीके का जो अट्रैक्शन है मृदु में भी लगता है। इसके अनुसार मृदु पारस्परिक क्रिया करने वाले समूह की ध्रुवणशीलता के गुणनफल पर निर्भर करती है, जिसका जितना ज़्यादा पोलराइजिंग जो इफेक्ट है वो होगा उसी पे ये चीज़ डिपेंड करती है। और आप जानते हैं कि आकार और ध्रुवणशीलता बढ़ने से लंदन प्रकीर्णन ऊर्जा बढ़ती है, और इसके कारण बड़े आकार के ध्रुवणशील मृदु लिगेंडों के बीच बने बंध के स्थायित्व को भी बढ़ाती है, क्योंकि अगर लंदन फोर्स बढ़ेगी तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी तो उसका स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से तीनों ही व्याख्याओं में हमने ये समझने की कोशिश करी कि क्यों प्रियसर ने इस बात को बल दिया है कि हार्ड को और सॉफ्ट को प्रायोरिटी देगा, और उनके बीच में बॉन्डिंग जो पाई जाएगी वो बहुत अच्छी होगी, बजाय इसके कि कोई सॉफ्ट हार्ड या हार्ड सॉफ्ट के बीच में बंध बनता हो। थैंक यू वेरी मच।